पांडे देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं 11 स्पेशल लेकर। देखिए मेरे बैकग्राउंड में जो दिख रहा है तो उसका अंदाजा आप लगा चुके होंगे कि बात हम आज किसकी करेंगे, लेकिन फिर भी अगर हम गति की आज बात करने वाले हैं, जहां गति की, अब ये मत सोचिए कि गति किस चीज की। अगर आप कार की गति की बात करें तो कितना स्पीड होता होगा, कार की स्पीड कितनी होती होगी, 150 200। बुलेट ट्रेन की बात कर ले आप 500 600। हवाई जहाज की बात कर ले तो स्पीड क्या होती होगी। लेकिन इन सबको एक मात देने वाली चीज आ चुकी है हमारे बीच में, और वो है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। बहुत तेजी से फैलता है, बहुत स्पीड इसकी है। नवंबर के आखिरी सप्ताह में दक्षिण अफ्रीका में दिखता है और दिसंबर खत्म होते होते दुनिया के 108 देशों में पहुंच जाता है। सोचिए स्पीड कितनी है, कितनी रफ्तार है इसमें। अब तो शायद प्रकाश की गति को ये टक्कर देगा। हालांकि ये और बात है कि ब्रह्मांड में ये नहीं पहुंच पाता होगा, या पहुंचेगा भी तो कौन जानता है। दरअसल मामला ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ते खतरे का है। इसी पर आज हम बात करेंगे, कितना भयावह है, आशंका कितनी है, आने वाले दिनों में क्या होगा, इसी पर लगातार हम बात करेंगे आज। और झारखंड में कितना खतरा मंडरा रहा है, इस पर सबसे ज्यादा चर्चा की जानी है। क्योंकि झारखंड में हाल फिलहाल के दिनों में या पिछले एक सप्ताह की बात कर ले तो कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़े हैं। आज की तारीख की बात कर ले तो करीब करीब 350 से 375 मामले ओमिक्रॉन के देश में दर्ज किए गए हैं। हालांकि यह आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है, जो वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर 2 से 3 सप्ताह में जो 1000 के आसपास पहुंच सकता है ये, और उसके बाद 1 महीने होते होते ये 1 मिलियन यानी कि 10 लाख तक भी पहुंच सकता है। तो रफ्तार देखिए, इसी रफ्तार को तो रोकना है, हम सबको मिलकर रोकना है। सब मिल जाएंगे, ये रुक जाएगा। कैसे रोकेंगे? वही पुराना फॉर्मूला, SMS, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, मास्क का इस्तेमाल करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहना, बस इतना ही करना है। और इन सब के बीच में सुरक्षा कवच में खुद को ले आना, यानी कि ये शील्ड लगा लेना। कौन सा शील्ड? वैक्सीनेशन का। आज हम ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों और झारखंड पर उसके पड़ने वाले असर को लेकर बहुत सारी जानकारी आपको देंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि आप तमाम लोगों को लगता होगा कि एंकर, एक पंकज पांडे जो एंकर बैठा है, वो आखिर ओमिक्रॉन पर या कोरोना पर कितना ज्ञान देगा। फेसबुक लाइव में भी ये कोरोना पर ज्ञान दे देता है, खबरें दिखा देता है कि मामले बढ़ गए, लेकिन वास्तव में ओमिक्रॉन की स्थिति है क्या? बिल्कुल हम एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच में हमारे सहयोगी जो स्वास्थ्य महकमे को बहुत ही खास तौर से कवर करते हैं और ऐसे मामलों को लेकर लगातार उनकी चर्चा होती रहती है विशेषज्ञों से, डॉक्टर से, पहले उनके पास भी चल लेते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात, आज हम बात कर रहे हैं इस बात की, तो आज हमारे उन सहयोगी सत्यव्रत किरण के पास हम चलते हैं और फिर कुछ विशेषज्ञ, कुछ डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, ताकि आपको हम आगाह कर सके उस खतरे के प्रति जो आने वाले 1 महीने में एक बड़ा खतरा बन सकता है। सीधे चलते हैं सत्यव्रत के पास। सत्यव्रत, रफ्तार की हम बात करते हैं। हमने कार्यक्रम की शुरुआत कर कहा कि रफ्तार, अगर कार की रफ्तार बात करें 150 200, बुलेट ट्रेन 500 600, लेकिन ये तो आप देखिए कि 1 महीने में 108 देश पहुंच जाता है ओमिक्रॉन, तो रफ्तार तो बड़ी जबरदस्त है इसकी। क्या स्थिति है फिलहाल झारखंड की बात करें तो झारखंड के प्रदेश में ओमिक्रॉन को हम कैसे ले सकते हैं? क्योंकि मामले तो एक भी अभी आए नहीं फिलहाल, तो हमें फिलहाल किस तरीके से रहना है और विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? देखिए पंकज, फिलहाल अगर अपने राज्य की बात करें तो ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है कोरोना का, उससे फिलहाल सुरक्षित दिख रहा है। लेकिन अब तक यह पता नहीं चल सका है कि अपने राज्य झारखंड में कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दिया है या फिर नहीं, क्योंकि आज से करीब 15 दिनों पहले राज्य भर से करीब 28 सैंपल जो है वो इकट्ठा कर भुवनेश्वर भेजे गए थे, ताकि नए वेरिएंट का पता लग सके। आपको पता है कि अपने राज्य में जो सीक्वेंसर मशीन होता है वो मौजूद नहीं है, यही कारण है कि वेरिएंट के जांच के लिए उसे भुवनेश्वर भेजा जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें पंकज, तो जिस तरह से कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या, एक्टिव मामले लगातार राज्य में बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चिंता पैदा करने वाले हैं। और आज हम जो कार्यक्रम दिखा रहे हैं, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम लोगों को डरा नहीं रहे हैं, बल्कि जो आने वाला त्योहार है, आज क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है,
कुछ दिनों बाद लोग नए साल का जश्न मनाएंगे और उस दौरान लोग एक दूसरे से बिल्कुल सत्यव्रत हम आएंगे आपके पास लेकिन पहले हम दर्शकों को इस पूरे मामले को समझाने के लिए एक रिपोर्ट पहले दिखा देते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम उन चीजों को, उन पहलुओं को बता पाएंगे कि क्यों हम आज इस पर बात करें और कितना महत्वपूर्ण इस पर बात करना, क्योंकि यह सवाल आपका है, आपके परिवार का है, आपके झारखंड का है, हम सबके झारखंड का है। तो एक रिपोर्ट पहले हम दिखाते हैं और उसके बाद आगे चर्चा करेंगे विशेषज्ञों के साथ, डॉक्टर्स के साथ और हमारे सहयोगी सत्यव्रत के साथ भी जो हमारे साथ लगातार बने। एक रिपोर्ट पहले दिखा लेते हैं। झारखंड पर मंडरा रहा ओमिक्रॉन का खतरा। सूबे में अचानक से बढ़ने लगे कोरोना के केस। लोगों की लापरवाही पड़ने वाली है भारी। रांची और कोडरमा से डराने वाले आंकड़े। रांची और कोडरमा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22 नए संक्रमित मिले हैं। इन दो जिलों में संक्रमितों में अचानक इजाफे ने स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी है। कोडरमा में बड़ी संख्या में मरीज मिलने से संक्रमण के प्रसार की आशंका बढ़ गई है। नवंबर के बाद राज्य में तेजी से कोरोना के एक्टिव मरीज कम हो रहे थे। दिसंबर तक 100 से नीचे पहुंचकर राज्य में मात्र 94 एक्टिव मरीज थे। 24 दिन में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 273 हो गई। कोडरमा में एक्टिव केस की संख्या 90 पर पहुंच गई है। वहीं रांची में 113 कोरोना के मामले सक्रिय हैं। हम लोग पिछले 2 साल से एक ही चीज़ बोल रहे हैं और आज भी बोलेंगे कि मास्क का प्रयोग ही इस रोग से हम लोग को बचाएगा। मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अभी क्रिसमस का समय है, नए साल का उत्साह है सबों में, तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। कोई भी सरकार के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करा, लेकिन अभी बहुत सारे 10-12 स्टेट्स में नाइट कर्फ्यू लगा भी दिया गया है और ओमिक्रॉन को रोकने के लिए अभी से अगर हम सतर्क नहीं हुए तो ये दूसरी लहर की तरफ फिर से घातक साबित होगा। अभी मेरे निजी विचार है कि सरकार को कड़ाई अभी से शुरू कर देनी चाहिए। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच एक और खतरा मंडरा रहा है, ओमिक्रॉन का, और इससे दावत दे रहे हैं हम, हमारी लापरवाही। नए साल का आगमन होने वाला है, छुट्टियां चल रही हैं, ऐसे में हर तरफ भीड़ उमड़ रही है। लोग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम कब के भूल चुके हैं। 26 जनवरी तक सूबे ने 100% वैक्सीनेशन का टारगेट रखा है, लेकिन लोगों की बेफिक्री देख ये फिलहाल मुमकिन नहीं लगता। रूप से अपने को बचा के रखें, जो भी कोविड का प्रोटेक्शन रूट है उसको मेंटेन करें, नहीं तो जो स्थिति है पहले तो डेल्टा से 3 गुना ये ज़्यादा है और जिस ढंग से हम लोग के स्टेट में भी बढ़ने का प्रक्रिया है, अगर आप अभी नहीं चेते निश्चित रूप से आप फंसेंगे। वर्तमान में मिले नए संक्रमितों में से अधिकांश की ट्रैवल हिस्ट्री, कोई शादी पार्टी तो कोई पारिवारिक समारोह या अन्य आयोजनों में शामिल होने दूसरे राज्य गया था और वहां से झारखंड लौटे। समान लक्षण मिलने पर जब जांच करा रहे तो इनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो रही है। ऐसे में न्यू ईयर गैदरिंग को लेकर बड़े कदम उठाने की जरूरत है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मंटू के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। कहा जाता है तेल नहीं तेल की धार देखिए, और हम तो कहते हैं ओमिक्रॉन का खतरा नहीं, ओमिक्रॉन की रफ्तार देखिए। ओमिक्रॉन के लक्षण क्या होंगे, इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि लक्षण बहुत ही सामान्य रह रहे हैं। 70 से 75% मामले जो अब तक दर्ज किए गए हैं उनमें बहुत ही सामान्य लक्षण थे, या कहे कि नाक के बराबर थे, यानी कि एसिम्प्टोमेटिक। याद होगा आपका ये वर्ड, आपको याद होगा 2020 में सबसे पहली बार हमने सुना था कि आप कोरोना से संक्रमित हैं लेकिन लक्षण नहीं, यानी कि एसिम्प्टोमेटिक हुए। लक्षण है तो सिम्प्टोमेटिक हो गए आप। ओमिक्रॉन की स्थिति लगभग वैसी ही है, और याद कीजिएगा कि एसिम्प्टोमेटिक ही बाद में किस तरीके से जब डेल्टा में तब्दील हुआ, डेल्टा का स्वरूप जब बना वो जो अल्फा था, तो कितना खतरनाक हो गया, कितने सारे लक्षण आ गए उसके। तो सत्यव्रत किरण के पास हम चलते हैं। सत्यव्रत, ओमिक्रॉन किस स्थिति में है राज्य में, ये तो चर्चा की बात है ही, साथ में जो पिछले 2 से 3 दिनों में यानी कि 1 सप्ताह में जिस तरीके से ये मामले बढ़े हैं कोरोना पॉजिटिव के संक्रमितों के, ये तो बड़ी चिंता वाली बात है। कहने को ये 250 पौने 300 के आसपास है, लेकिन अगर आप दिन दुनी रात चौगुनी जोड़िए तो कई गुना बढ़ चुका है। 4 से 8, 8 से 10 और 12 और कितने ना जाने। तो ये रफ्तार तो बड़ा खतरनाक है, बहुत डरा रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल पंकज, जो आंकड़े आ रहे हैं वो डरा रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास जो आंकड़ा है उसके हिसाब से आप समझने की कोशिश कीजिए, और लोगों को भी समझना चाहिए कि आखिर हम आज ये खबर क्यों दिखा रहे हैं। आज से 9 दिन पहले यानी कि 16 दिसंबर की अगर बात करें पंकज, तो उस दिन करीब 132 एक्टिव मामले थे पूरे राज्य में। उसके बाद आप देखिए कि कैसे जो एक्टिव केस है वो बढ़ता चला गया। 17 दिसंबर को 136 जो है वो सक्रिय मामले मिले, 18 दिसंबर को 139 मामले जो है वो सक्रिय हो गए, यानी हर दिन जो कोरोना के संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती गई। 20 दिसंबर को 159 मामले हुए, 21 दिसंबर को 170, 22 दिसंबर को 201, 23 दिसंबर को जो है वो 236, और आज यानी कि 24 दिसंबर तक 273 मामले एक्टिव हैं। आप समझिए कि आज से 9 दिन पहले यानी कि 16 दिसंबर को 132 एक्टिव मामले थे, और 9 दिनों बाद यह जो मामला है वो डबल हो गया है, यानी आज 24 दिसंबर को 273 एक्टिव मामले हैं। यानी कि 9 दिनों के अंदर में कोरोना के संक्रमित एक्टिव मामले दुगने हुए हैं, और यह कहीं ना कहीं पूरे राज्य के लिए चिंता का विषय है। जिस तरह से लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, सबसे ज्यादा संक्रमित जो है वो रांची शहर में है, करीब 113 एक्टिव मामले हैं राजधानी रांची में। उसके बाद दूसरे नंबर पर कोडरमा आता है जहां करीब 90 एक्टिव मामले हैं। पश्चिमी सिंहभूम में करीब 25 एक्टिव मामले हैं। तो आप समझिए कि एक समय था जबकि राज्य में कोरोना लगभग अपना दम तोड़ चुका था, और एक बार फिर यह कोरोना जो है वो उतनी ही तेजी के साथ, दुगनी रफ्तार के साथ जो है वो फिर फैलने लगा है। और ऐसे में जरूरत है कि लोग सावधानी बरते। स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट के मोड पर है। रिम्स का ट्रॉमा सेंटर जो कि कोरोना के संक्रमित मरीजों से मुक्त हो चुका था, उसे दोबारा से फिर से कोविड वार्ड बना दिया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा जितने भी कोविड अस्पताल में काम करने वाले चिकित्सक थे जो दोबारा अपने दूसरे काम में लौट चुके थे, दोबारा उनकी सूची तैयार कर ली गई है। उन जगह पर उन्हें ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल राज्य सत्यव्रत, सरकार आएंगे आपके पास। सत्यव्रत, बिल्कुल एक बात बिल्कुल आपने सही कही कि दम तोड़ चुका था ये, लेकिन अब ऐसे उठ खड़ा हुआ है जैसे जो ऐतिहासिक काल्पनिक पक्षी होता है ना, फिनिक्स, जो कहता है कि वो आग में जलता है और आग से फिर से वापस राख से जिंदा हो जाता है। बिल्कुल ये वायरस बिल्कुल उसी तरीके से स्वरूप बदलता है। इसका स्वरूप देखिए कैसे बदलता है, अल्फा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, अब तो डेल माइक्रोन की भी बात हो रही कि जो कॉम्बिनेशन होगा बहुत डेडली होगा, डेल्टा की तरह खतरनाक होगा और ओमिक्रॉन की तरह फैलने वाला भी होगा। कोडरमा चलते, क्योंकि कोडरमा इस वक्त राजधानी रांची के बाद सबसे ज्यादा मामलों को लेकर इस वक्त सुर्खियों में है। कोडरमा में आखिर हुआ ऐसा क्यों? आर्यन हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ में धनबाद का भी रुख करेंगे। हमारे साथ अरुण बनवाल भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का, बल्कि कहें कि तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो कोडरमा चलते हैं आर्यन के पास। आर्यन, आखिर कोडरमा में ऐसा कैसे हो गया? कोडरमा जो कि आमतौर पर जहां पर देखिए, अगर रांची की बात करें तो बहुत सारी ट्रेनें आती हैं, लोग बाहर से आते हैं, हवाई जहाज हैं वो आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, बड़े बड़े यहां पर शादी फंक्शन तमाम चीजें होती रहती। लेकिन कोडरमा में एक्टिव मामले बढ़ने के पीछे क्या कारण माना जा रहा है? वजह क्या हो सकती है? जी बिल्कुल, शुरू से जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना बढ़ने की सबसे बड़ी जो वजह है वो लापरवाही कही जाती है। उसमें कोडरमा में केसेस बढ़ने के सबसे बड़े कारण ये है कि चूंकि जो शादी का जो समय रहा है, नवंबर हो या दिसंबर हो, इसमें बहुत सारे लोग शादी को लेकर बाहर गए हैं। उसके बाद वहां पे शादी समारोह में ये लोग शामिल हुए हैं, उसके बाद ये लोग वापस कोडरमा लौटे हैं। जितने भी लोग अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, आज कोडरमा में 18 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, और अब जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो 105 हो गई है। तो सभी लोगों का कहीं ना कहीं ट्रैवल हिस्ट्री है और सभी लोग इसमें पॉजिटिव है। 105 लोग, इनका इलाज जो है वो होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। कोडरमा में एक बड़ी वजह ये भी है कि रेलवे लाइन जो है वो ग्रैंड ट्रॉड लाइन धनबाद के रास्ते कोडरमा होते ही दिल्ली और कलकत्ता का ये ग्रैंड ट्रॉड लाइन ये माना जाता है। और कोडरमा से लगभग देश के हर राज्यों में जाने के लिए ट्रेनें जो हैं वो मिल जाती हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है। प्लस बिहार से जितनी भी गाड़ियां आती हैं तो वो भी कोडरमा के रास्ते ही झारखंड में एंट्री होती है। तो ये भी एक कारण रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि भीड़ भाड़, कोरोना का जो कंट्रोल करने का जो तरीका है वो एहतियाती सबसे बड़ा है, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। चाहे हम 25 दिसंबर की अगर हम बात करें या फिर हम न्यू ईयर की बात करें, तो लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं उत्सुकता है कि नया साल आ रहा है, उसको किस तरीके से मनाना है। लोगों में डर नहीं दिख रहा है। बाजार की अगर हम बात करें तो लोग बाजार में बिना मास्क के दिख जा रहे हैं। बाजार में जाम की स्थिति है, भीड़ है।
तो बात करने पर ये मालूम चलता है कि नया साल है भाई, लोग खरीदारी करने के लिए निकले हैं। तो ये जो लापरवाही है ये भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये 105 जो है वो धीरे धीरे चूंकि ये बढ़ भी बहुत तेजी से रहा है। कोडरमा में ही ये देखा गया था कि बिल्कुल बिल्कुल, पहले ये 10 तो मरीज वो मिले मामले थे, होंगे फिर जो 11, पकड़ में 12। आए हैं, जिनकी टेस्टिंग हुई आ रही है निश्चित तौर पर, और ऐसे कई सारे मामले होंगे पकड़ में नहीं आए होंगे या लोग पहुंचे ही नहीं होंगे टेस्ट कराने के लिए। धनबाद का रुख करते, धनबाद में अरुण बनवाल जुड़े हमारे साथ। अरुण जी, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो रांची, कोडरमा, लेकिन धनबाद भी हमेशा खतरे के साए में रहा है कोरोना के, क्योंकि बंगाल में ओमिक्रॉन के मामले आए हैं और बंगाल से काफी सटा हुआ। पिछले दिनों एक स्कूल में और एक परिवार में कहें कि मां और बच्चे भी आए थे, एक साथ बहुत सारे, या कुल मिला के कहें कि कोरोना विस्फोट हुआ था। फिलहाल स्थिति क्या है वहां पे धनबाद में, मामले कितने एक्टिव केसेस के वहां पर? देखिए पंकज, धनबाद की जो हाल है, जो जिस तरह आर्यन को मैं सुन रहा था अभी, जो कोडरमा बिहार से सटा हुआ है और वो एक बहुत बड़ा कारण है जो वहाँ पे संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। तो धनबाद भी हमेशा इसी तरह का संवेदनशील इलाका माना जाता है, क्योंकि बंगाल जो पूरी तरह से लापरवाह है, जहाँ पूरी तरह से कहें तो आजादी मिली हुई है लोगों को, तो वहाँ इसका प्रसार एकदम पूरी तेजी से बढ़ता है। और ओमिक्रॉन के भी पेशेंट वहाँ मिले हैं। तो इसी संदेह के आधार पर धनबाद से 14 लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजा गया है। उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। उसमें उन्हें इस बात, यहाँ के जो विशेषज्ञ हैं उनको ये इस बात की अंदेशा है कि शायद वो भी संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आता है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये कह सकते हैं जो बहुत ही संवेदनशील स्थिति में धनबाद जिला भी रहता है। और यहाँ के जो एक्टिव, जहाँ तक की मामले बताए जा रहे हैं, 9 और पहले दिन 9 थे, और उसके बाद 4, फिर 1, और फिर कल की जो स्थिति है वो 4 फिर मिले हैं। तो मतलब अभी करीब 18 लोग हैं जो यहाँ पे एक्टिव केस देखे जा सकते हैं। और लापरवाही जिस तरह है उसका तो आलम यह है कि आज जब त्योहार फेस्टिव का, जो इस साल का अंतिम फेस्टिव बनाया गया क्रिसमस के रूप में, तो गिरजाघरों के साथ साथ बाजारों में भी इसका जो बिहेवियर का, जो मतलब कहें तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो पालन करना है, उसकी धज्जी उड़ती देखी गई। लोग सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ दीजिए, मास्क लगाना भी लगभग भूल ही गए हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तरह से कह सकते हैं हम, जो आने वाला जो दिन है 4-5, जो नए साल के उमंग में लोग आज से ही डूब गए हैं, तो वो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे राज्यों की तरह हमें भी कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़े। तो ये धनबाद के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो कह सकते हैं जो धनबाद भी बहुत ही संवेदनशील स्थिति में है, और कब क्या होगा, कितने संक्रमित अचानक से विस्फोट करेंगे यहाँ, इसको अंदाजा लगाना मुश्किल है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बड़ी बात अपने आप में है कि हम एक ऐसे मुहाने पर जहां पर बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर जितेंद्र और डॉक्टर आशुतोष। आप दोनों का भी स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो निश्चित तौर पर एक हम ऐसे मुहाने पर खड़े जो बात कर रहे हैं कि एक और तो ओमिक्रॉन की दस्तक है ही देश में, और साथ ही साथ पुराने फिनिक्स पक्षी की तरह से जो डेल्टा वेरिएंट शायद हो, डेल्टा प्लस भी हो सकता है, वो भी सर उठा रहा है और एक्टिव केसेस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले जो हमारे जो मेहमान हमारे साथ नए जुड़े हैं, जो विशेषज्ञ जुड़े डॉक्टर से, उनके पास चलते हैं सीधे। डॉक्टर जितेंद्र, पहले तो ओमिक्रॉन को लेकर ये बताइए कि झारखंड में उसकी मौजूदा स्थिति क्या है, क्योंकि लगातार अभी हम तो यही बात सुन रहे हैं कि सैंपल लिए जा रहे हैं, भुवनेश्वर भेजे जा रहे हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग आएगी तो पता चलेगा कि स्ट्रेन कौन सा था उसमें, या पहला का डेल्टा प्लस था या आपका नया ओमिक्रॉन है। तो स्थिति क्या है, मौजूदा स्थिति अभी, डॉक्टर जितेंद्र? अभी जैसा आपने बताया कि जो 125 या 127 केसेस जो बाहर से लोग आए हैं, यात्री आए हैं हमारे झारखंड में, तो उनका जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजा गया है। अभी उसका रिपोर्ट हम लोग के पास नहीं है, अभी पर्याप्त रिपोर्ट हमारे पास नहीं है कि जिससे हम लोग कंफर्म कर सके कि ओमिक्रॉन वायरस ही है जिससे वो संक्रमित थे अथवा नहीं थे। पर हाँ ठीक है, कोविड-19 वायरस का इन्फेक्शन तो था जिसके कारण हम लोग भेजे। तो इसलिए अभी तो हम लोग कोई केस या कोई हम लोग हरी नहीं करेंगे, मतलब जल्दीबाजी नहीं करेंगे कि वो डिक्लेयर कर दे कि ओमिक्रॉन का केस आया कि नहीं आया। मैं कहूँगा ठीक है, अभी चूंकि साउथ अफ्रीका में इसका ओरिजिन था, उसके बाद चाइना है, बहुत सारे देश, सिंगापुर है, उसके बाद इंडिया में भी आने का संभावना, इंडिया में महाराष्ट्र है, टॉप कर रहा है महाराष्ट्र, उसके बाद दिल्ली है, उसके बाद गुजरात, तेलंगाना में भी केसेस आए। तो ये कोई अचंभा की बात नहीं है कि झारखंड में भी आने वाले समय में
कुछ लोग हो सकता है कि इससे पॉजिटिव हो। महत्वपूर्ण यह है कि उसका हम लोग रोकथाम कैसे करें, उसका बचाव कैसे करें और उससे उसका क्या इन्फेक्शियसनेस है उसके बारे में हम लोग किस प्रकार से उसका निराकार किया जाए। पर आने वाले समय में हम लोग इसको नकार नहीं सकते हैं कि उससे हम लोग का सामना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल यही बात हम बार बार दर्शकों से कह रहे हैं कि आप लोगों को लगता है कि न्यूज 11 आते हैं, न्यूज 11 में कोई एंकर आता है और लगातार आके कोरोना को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर ज्ञान देकर चला जाता है। तो देखिए हमारे साथ एक्सपर्ट भी आज जुड़े, डॉक्टर्स जुड़े हैं, उनकी बात तो आप मानिए कम से कम की चीजें कितनी भयावह हो सकती है। ठीक है, ना हो ज्यादा बेहतर है, ईश्वर करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर हो तो उससे बचने के लिए हमें तरीके अपनाने पड़ेंगे। बिल्कुल, डॉक्टर आशुतोष के पास मैं चल लेता हूं। डॉक्टर आशुतोष, कितना खतरा हो सकता है ओमिक्रॉन? देखिए, ऐसे ओमिक्रॉन का सेविरिटी तो है, हाईली इन्फेक्शियस है और ये कम समय में ज़्यादा तेज़ी से प्रसार करने वाला वेरिएंट है कोरोना वायरस का। और इसमें यदि लोगों की लापरवाही रही तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ करके लोगों को प्रभावित करेगा और इससे मेजर पॉपुलेशन काफ़ी अफेक्टेड होगा कम समय में। और लोगों का जो पिछली बार जो कोरोना का जो दहशत था वो उससे कहीं ज़्यादा मतलब इसका प्रभाव पड़ सकता है लोगों के जनजीवन पे। तो लोगों को लापरवाही से बचना होगा। जहां तक जो कोविड प्रोटोकॉल का जो फॉलो करने का नियम है, लोग उसे सख्ती से पालन करना शुरू कर दें। इसमें लापरवाही बिल्कुल न बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर जरूर चलें और जो भी हो एक दूसरे से बिल्कुल दूरी बनाकर रहें और ताकि बताओ ये इसका प्रसार को रोका जा सके। लोगों में अलर्टनेस, अवेयरनेस, सरकार भी काफी इस पे ध्यान दे रही है। प्रशासन की तरफ से भी लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि जो इस तरह की भयावहता से लोगों को बचाया जा सके, रोका जा सके। और लोगों में इस तरह का खुद भी स्वचेतना जागरूक करना होगा कि हम अपने आने वाले मतलब समय में इस सिचुएशन से लोगों को आगाह कर सके और बचा सकें। बिल्कुल, तो ये देखिए बहुत ही सामान्य सी बात, यही बात बार बार कही जा रही है कि ठीक है हम ओमिक्रॉन के खतरे को टाल नहीं सकते, उसे कुछ देर के लिए टाल सकते हैं, लेकिन बचाव हम कर सकते हैं खुद का। वही एसएमएस का फॉर्मूला, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, ही तो अपनाना बहुत बड़ी चीज है नहीं। बहुत सारी चीजों को आप अपनाते हैं ऑलरेडी। शुगर होता है तो आप इंसुलिन लेते हैं, चीनी खाने से बचते, परहेज, यही परहेज ही है। डॉक्टर जितेंद्र के पास चलते हुए, डॉक्टर जितेंद्र, एक बड़ी समस्या जो आ रही है लगातार वो ये आ रही है कि कहा यही जा रहा है कि ओमिक्रॉन के जो लक्षण बड़े हल्के हैं और जब तक आरटीपीसीआर या दूसरे टेस्ट नहीं होते तब तक पकड़ में भी नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर राज्य में बहुत सारे ओमिक्रॉन के मामले आ गए हों और लोगों में चूंकि लक्षण होते नहीं है तो वो टेस्ट कराने जाएंगे नहीं, तो फिर कैसे पकड़ा जाए कि फिलहाल झारखंड में स्थिति क्या है ओमिक्रॉन की? ये तो सबसे बड़ी चिंता वाली बात तो यही है। बिल्कुल सही बात आपने कहा। जैसे ओमिक्रॉन हो या डेल्टा वायरस हो या डेल्टा प्लस वायरस हो, अगर रोकथाम करना है तो हम लोग इसके सबसे सीवियरिटी इंडेक्स को लेकर चलेंगे। जो परसेप्शन है समाज में, जो सबसे फैटेलिटी है, जैसे डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट, ये सबसे फैटल वायरस माना जाता है। जैसे वेरिएंट कोविड-19 का बहुत सारा वेरिएंट हुआ, जो देखा भी अल्फा हुआ, जीटा हुआ, डेल्टा प्लस हुआ, अभी ओमिक्रॉन आ गया और सारे भी आ सकते हैं। तो ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग के आधार पर इसका नामकरण होता है। तो वो तो टेक्निकल एक्सपर्ट, जैसे हम लोग उसका स्टडी करते हैं, जीनोमिक सीक्वेंसिंग किए। तो अगर टेक्निकल 2 मिनट में मैं समझाना चाहूंगा। जैसे डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप दूसरा फेज में हम लोग देख चुके हैं। काफी ज्यादा तादाद में फैटेलिटी किया, मतलब मौतें हुई, मॉर्बिडिटी हुई, हॉस्पिटल में पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हुए, सीरियस थे। तो उस वनिस्पत इसका जो फैटेलिटी होगा वो कम होगा, जैसे अभी तक का जो स्टडी साउथ अफ्रीका से है। पर उसके विपरीत इन्फेक्शियसनेस ज्यादा होगा। अब इसको समझने के लिए क्या है कि डेल्टा जो वायरस का वेरिएंट था उसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से लेकर 28 दिन, 1 महीना तक था। तो उसमें समय लगता था पीक आने में। पर ये ओमिक्रॉन वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिन है। अच्छा, तो कहने का मतलब कि किसी व्यक्ति को अगर ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन होता है तो वो 3 दिन 4 दिन में उसका प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगा। तो ये मैं बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि ये जो इंक्यूबेशन पीरियड पर डिपेंड करता है पीक। अगर किसी भी स्ट्रेन का इंक्यूबेशन पीरियड कम है, भले उसका इन्फेक्शसनेस कम हो, पर अगर इंक्यूबेशन पीरियड कम है तो एक बार अगर 100 आदमी को इन्फेक्ट करेगा, फिर वो 100 आदमी से दूसरे 100 आदमी, फिर 1000 लाख, तो बहुत फास्ट और बहुत कम समय में पीक आ जाएगा उसका। तो अभी के समय में अगर रोकथाम का बात करूं या श्रोताओं के लिए, तो क्या है कि अगर ओमिक्रॉन प्रवेश कर गया देश में और अगर आपको हमको किसी को माइल्ड इन्फेक्शन या सीवियर इन्फेक्शन भी होता है
तो बहुत तेजी से अगर इन्फेक्ट करेगा तो पीक आएगा। इसलिए अभी का जो 15 दिन से लेकर 1 महीना है, ये हम लोग को बचाना है। अगर हम लोग इसको बचाने में सफल हो, इसका पीक भी जल्दी आएगा और पीक के बाद जल्दी खत्म भी होगा। तो जो भी इसका दुष्प्रभाव होना है ना, वो 15 दिन से 1 महीना में होना है। तो पीक ना आए या पीक आके चला जाए, यही हम लोग शुभकामना करेंगे। पर जैसा डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क का प्रयोग करना है, जो भी कोविड प्रोटोकॉल है, आप इसको कम या ज्यादा मत मानिए। आप इसको मानिए कि जैसे सेकेंड फेज में हम लोग जितने तत्परता से, जो हमारे सरकार या जो हमारे डॉक्टर्स या जितने भी हमारे सहकर्मी डॉक्टर्स जो हैं वो बताए, वो उसी चीज को हम लोग पालन करें। भीड़ भाड़ वाला जगह में ना जाए, उससे ज्यादा अच्छा है कि भीड़ करें ही ना। मास्क का प्रयोग करें, जहां जरूरत है वहीं जाइए। अन्यथा ठीक है, मैं इसका नहीं कहता, न्यू ईयर है या क्रिसमस है, इसको भी मनाने का जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके तहत हम लोग इसको मनाएं। तो त्योहार मनाने से कोई मना नहीं करता, पर हाँ अभी ये समझने का जरूरत है, चूंकि इंक्यूबेशन पीरियड ओमिक्रॉन का बाकी वेरिएंट से कम है, इसलिए अगर ये इन्फेक्शन चेन अगर झारखंड में शुरू हुआ तो बहुत तेजी से एक लार्ज नंबर ऑफ केसेस हम लोग उसके गिरफ्त में आ सकते हैं। बिल्कुल, उसका एक ही उपाय है कि अभी हम लोग एकदम वार फुटिंग पे इसको रोकथाम करें। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े पैनल पे आज डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर आशुतोष, सभी लोग हमारे साथ बने रहेंगे। धनबाद से अरुण भी जुड़े रहेंगे, आर्यन आप भी जुड़े रहिए, सत्यव्रत भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ब्रेक के उस पर आके इसके और बहुत सारे पहलुओं पर भी हमें बातचीत करना है, क्योंकि हमें आपको जागरूक करना है। आप कोरोना को हल्के में बिल्कुल ना लें, बहुत खतरनाक है ये। 2020 से भी ज्यादा खतरनाक 2021 आया और अब पता नहीं क्या क्या हम देखेंगे। इसलिए सुरक्षा ही बचाओ कहा जाता है, तो वही हमें करना है। एक छोटे से ब्रेक का खतरा लगातार मंडरा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि विदेशों से लौटे 299 लोगों में से 80 लोग लापता यहां पर, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और यही सबसे बड़ी चिंता की वजह बनता है, इन्फेक्शन की वजह, संक्रमण बढ़ाने की वजह बनता है। इनका फोन भी बंद आ रहा है। ऐसे में ये डर इस बात का कि ये लापरवाही सबको भारी पड़ने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते, धनबाद से आई हुई है। धनबाद पर मंडरा रहा ओमिक्रॉन का खतरा। विदेशों से लौटे 80 लोग हैं लापता। ना कोई रिकॉर्ड, फोन भी आ रहा बंद। लापरवाही पड़ने वाली है भारी। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच सूबे में एक बार फिर कोरोना ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। सूबे में 3 दिनों के अंदर ही एक्टिव केस 250 के पार हो गए हैं। इस बीच धनबाद से एक डराने वाली खबर आई है। यहाँ पर विदेशों से लौटे 80 लोग लापता है, यानी प्रशासन के पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं। उनके दिए गए मोबाइल नंबर भी बंद आ रहे हैं और प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। वहाँ पे उनका आरटीपीसीआर टेस्ट होता है। आरटीपीसीआर टेस्ट के बाद 14 डेज का मैंडेटरी होम आइसोलेशन का प्रावधान है। तो किसी भी माध्यम से अगर हमारे जिला में आते हैं, वो लिस्ट हम लोग को शेयर हो जाता है। उस लिस्ट के माध्यम से हमारा आईडीएसपी टीम एक्टिव हो जाता है, साथ ही साथ हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है वो एक्टिव हो जाता है। ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देख राज्य सरकार ने विदेशों से लौटने वालों के लिए 15 दिनों का क्वारंटीन और जांच जरूरी कर रखा है। लेकिन धनबाद में इसका कितना पालन हो रहा है वो सबको पता है। ऊपर से बाजारों में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना खतरा बढ़ा रहा है। लोग भी नहीं मानते दिख रहे हैं। पहनना तो चाहिए, लेकिन क्या करें सर, थोड़ा फैशन में बिगाड़ आ जाता है, फैशन में दिक्कत हो जाता है। चेहरा दिखेगा तब ना थोड़ा सही रहेगा सर। हैंड वॉश लोग सैनिटाइजर रखे हुए हैं, बाकी भीड़ है तो भीड़ को भी मैनेज कर रहे हैं, थोड़ा रोक रहे हैं। मगर कस्टमर है कि कोई किसी को टाइम की पाबंदी नहीं है तो वो जल्दबाजी करते हैं। और अपनी कोशिश है कि जल्दबाजी नहीं करे, रोके, वेट करो, इंतजार करवाए थोड़ा कस्टमर को, ताकि सोशल डिस्टेंस का ही पालन हो सके, काम भी हो सके, कस्टमर भी डीलिंग कर सके हम। इधर तंत्र भी महामारी के नए खतरे को देख सजग है। लोगों के कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने की बात की जा रही है। वैक्सीन लगवाने की अपील हो रही है। तो हम लोग बार-बार लोगों को बोलते हैं कि मास्क लगाइए, जब भी बाहर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी फेस्टिव सीजन क्रिसमस का और न्यू ईयर वगैरह का आने वाला है, तो उसमें ध्यान रखें, जरूरत नहीं हो तो बाहर नहीं जाएं। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन हम लोग लगातार जिला प्रशासन के स्तर से कर रहे हैं। इक्के दुक्के मिलने वाले कोरोना के मरीज 3 दिनों में अचानक से बढ़ गए। ऊपर से इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा अलग। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन के साथ लोग भी अपनी भूमिका निभाएं, कोविड गाइडलाइन का पालन कर खुद और दूसरों को सुरक्षित रखें। न्यूज़ 11 भारत में धनबाद से अभिषेक के साथ दिलीप की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट तो बड़ी चौंकाने वाली हुई।
अगर 80 लोग जो कि विदेश यात्रा करके लौटे हैं और वो गायब हैं, अब इंटेंशनली गायब है या फिर जानबूझकर गायब है, कहा नहीं जा सकता। इंटेंशनली गायब है तो फिर तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है ये, और अगर लापरवाही हुई है तो फिर तो ये सवाल उठता है कि जवाबदेह कौन इसके लिए है। धन्यवाद का रुख करते बाद से होगी अरुण हमारे साथ जुड़े। अरुण, ये लापरवाही है या फिर इंटेंशन है एक तरीके का कि हम शायद अगर कहीं पकड़े गए तो फिर क्वारंटीन होना पड़ेगा, इसलिए लोगों ने नंबर गलत दिया, फोन बंद कर लिया, या फिर लापरवाही से छूटे लोग हैं ये? देखिए, दोनों बातें हैं इसमें, संभावनाएं दोनों की है। या तो लापरवाही है, जो एजेंसी है वो ऐसे लोगों पर सख्ती से, जो इस तरह का गाइडलाइन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है कि अगर कोई विदेशों से आता है तो कंपलसरी उसका जो सिलेक्टेड कुछ देश हैं उसको छोड़ दिया जाए। तो अधिकांश देशों से आने वालों को एकदम कंपलसरी है जो 14 दिन का उनको क्वारंटीन में भेजना ही भेजना है। अब ऐसी स्थिति में एजेंसी की ओर से ये लापरवाही हो सकती है कि उनकी सही से मॉनिटरिंग नहीं हुई, वैसे लोग आए और आके इस भीड़ में कहां गुम हो गए इसका कोई पता नहीं। अब लोगों में इस बात का खौफ है कि वो बाहर से आए हैं तो उनको पता नहीं क्या उसके साथ है, वो संक्रमित है, पॉजिटिव है या नहीं है, ये उनको खुद इसका भय समाया हुआ, इसलिए या तो वो गलत नंबर दे रहे हैं या फिर उससे बचना चाह रहे हैं, इसलिए अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया है। तो ये दोनों ही संकेत जो है पंकज, ये किसी भी सूरत में कहे तो इस समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कहीं से अच्छी पहल नहीं, अच्छी बात नहीं है। इसमें दोनों ही स्थिति में लोग जो हैं इसको, अगर खुदा ना खास्ते अगर वो कहीं से संक्रमित हुए तो वैसी स्थिति में उनका वो पूरे सोसाइटी को इसका कह सकते हैं संक्रमित कर सकते हैं, संक्रमण फैला सकते हैं। और खुदा ना खास्ते अगर जिस तरह अभी तुरंत रिसेंटली वो लोग विदेशों से लौट के आए हैं, अगर वो लोग कहीं से भी ओमिक्रॉन का कैरियर बने होंगे तो फिर वो समाज में भी इसको बहुत तेजी से फैलाएंगे। जैसा कि विशेषज्ञों को भी मैं सुन रहा था, बहुत तेजी से ये स्प्रेड करेगा। उसी का परिणाम है कि अभी पहले 9, फिर 4, फिर 1 और फिर 4, और इसमें से 14 को का जीनोम भुवनेश्वर उच्च जांच के लिए भेजा गया है। तो आप समझ सकते हैं ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। और जिला प्रशासन लगातार, जब से ये मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे हैं, लगातार उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है और ये प्रयास की जा रहे हैं कि उनका जो भी जैसा भी कनेक्शन हो, कोई भी सूत्र हो, उस पर निश्चित रूप से वो ट्राई कर रहे हैं और उनको वो हर हाल में उनको ट्रेस करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन को इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। जी बिल्कुल। कोडरमा चलते हैं आर्यन के पास। आर्यन, फिलहाल जो कार्यक्रम दिखा रहे हैं उसका सीधा सा मकसद है, साफ मकसद ये है कि आम लोग जाने कि कितना खतरनाक हो सकता है ओमिक्रॉन। तो ऐसे में जश्न जो नया साल होने वाला है उसको लेकर क्या खास तैयारी की गई? क्यों लोगों को क्या कहा जा रहा है प्रशासन की ओर से कि गैदरिंग ना हो पाए, प्रोटोकॉल का पालन हो पाए? क्या खास तैयारी कोडरमा में? जी बिल्कुल, कोडरमा उपायुक्त जो है आदित्य रंजन, वो लगातार मैसेज दे रहे हैं मीडिया के माध्यम से भी या फिर लोकल स्तर पर भी कि लोग जो आयोजन हो रहे हैं नए साल के उस पर ना जाएं, लोग भीड़ ना लगाएं, कहीं पे भी एक जगह लोग पार्टी करने की कोशिश ना करें। हालांकि जो सरकार का जो गाइडलाइन है वो अभी तक नहीं आया है, तो सख्ती से पालन इसका प्रशासन जो है वो नहीं करवा पा रहा है। बस एक अपील जो है वो लोगों से की जा रही है कि लोग मास्क लगाएं या सैनिटाइजर का प्रयोग करें या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन जो लोग हैं वो लापरवाह दिख रहे हैं, बाजार में जो भीड़ है वो देखी जा रही है। और जैसा कि लोगों को ये लगता है कि कोरोना जो है वो हमें नहीं होगा, अगर लोगों को नॉर्मल सर्दी खांसी भी है तो जब हालत जब बिगड़ने लग रहा है तो लोग सदर अस्पताल की ओर जा रहे हैं इलाज के लिए, फिर वहां पर जब टेस्टिंग की जाती है तो सबसे बड़ी चीज है लापरवाही। अगर ये लापरवाही अगर लोग ना बरतें तो जो इतने तेजी से जो ये संक्रमण फैल रहा है वो नहीं फैलेगा। लोग जिधर तिधर हाथ लगा दे रहे हैं, स्टेशन की सीढ़ियों पर देखा जा रहा है कि लोग हाथ रखते हुए चल रहे हैं सीढ़ी के ऊपर। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को अब भी नहीं समझ में आया है। चूंकि जो सेकेंड वेव था उसमें देखा गया था कि रेमडेसिविर के लिए या फिर दवा के लिए या फिर अस्पताल के लिए लोग भटक रहे थे, तो कहीं वो स्थिति दोबारा ना उत्पन्न हो जाए, इसको लेकर लगातार जिला प्रशासन भी अपनी ओर से तैयार है और लगातार ये प्रयास कर रहा है कि लोग जिस के जिला प्रशासन की तैयारी धरी की धरी रह जाएगी जब हम उन चीजों का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी तो उसी का हिस्सा है, सिस्टम का हिस्सा है। और आम लोग अगर अपनी भूमिका नहीं तलाशेंगे, अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे, जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो फिर तैयारी क्या होगी? सत्यव्रत, आपसे भी बहुत ही संक्षेप में जानना चाहेंगे, नए साल को लेकर क्या कुछ खास गाइडलाइन राजधानी वासियों के लिए? नहीं, देखिए फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के तरफ से जिले भर के राज्य के जितने भी जिले हैं उन सभी उपायुक्तों को जो है वो निर्देश दिया गया है। पहले भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। जो भी एंट्री पॉइंट है राज्य में, प्रवेश के जो भी द्वार हैं वहां पर विशेष कोरोना जांच अभियान जो है वो चलाने की जो है वो निर्देश दिया गया है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। लेकिन इन सभी चीजों में पंकज एक लापरवाही
जो आम लोगों की देखी जा रही है, वही लापरवाही जो है वो जिला प्रशासन की भी देखी जा रही है। अभी जो थोड़ी देर पहले रिपोर्ट धनबाद से चल रहा था, उसी तरह का रिपोर्ट करीब 5 ऐसे रिपोर्ट हमने रांची से भी दिखाया जहां जिला प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली। राज्य की अगर बात करें, अभी राजधानी रांची की अगर बात करें तो करीब 113 एक्टिव मामले हैं। उनमें से कोई ऐसा मरीज नहीं है जो कि ना ही रिम्स में भर्ती है, सदर अस्पताल में 1 मरीज है, निजी अस्पताल में भी कोई संक्रमित मरीज भर्ती नहीं है। आप समझिए कि 113 मरीज कहां हैं। जिला प्रशासन के द्वारा जो है वो मरीज अपने घर में होम क्वारंटीन में है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आधा से ज्यादा मरीजों की जानकारी जिला प्रशासन तक को नहीं है। बस रिपोर्ट है प्रशासन के पास। स्वास्थ्य विभाग ने साफ तौर पर यह निर्देश दिया था कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, कोरोना के संक्रमित पाए जा रहे हैं, उनका डिटेल रखा जाए, वो घर से बाहर निकल रहे हैं, कैसे इलाज चल रहा है, इन सभी चीजों की जानकारी जिला प्रशासन को रखनी है। जिला प्रशासन जो है वो इंसिडेंट कमांडर के माध्यम से, तो ये खुद हमें इसका पालन करना पड़ेगा। अनुशासन होगा, स्वअनुशासन होगा तो ही हम बच पाएंगे। फिलहाल हम शुक्रिया अदा करते हैं आप तीनों का, धनबाद से अरुण का और सत्यव्रत आपका भी और कोडरमा से आर्यन आपका भी। लेकिन हमारे जो बाकी पैनल पे लोग हमारे डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर जितेंद्र आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं, इसके अलावा प्रभात भी जुड़ेंगे हमारे साथ जमशेदपुर से और दिल्ली से अमर भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह कि हम सीधा रुख करते हैं डॉक्टर जितेंद्र का। डॉक्टर जितेंद्र, एक चीज, सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में आमतौर पर लोग छींकते हैं, खांसते हैं और कमोबेश यही लक्षण होते हैं कोरोना के भी शुरुआती, बाद में ठीक है फीवर हो जाता है, बॉडी पेन हो जाता है। तो ऐसे में लोग क्या करें कि उन्हें लगे कि उन्हें थोड़ा सा हो कि वो जाएं चेक कराएं, क्या पता ये सामान्य सर्दी खांसी फ्लू नहीं बल्कि कोरोना हो। तो इसको लेकर लोग को आप चाहेंगे कुछ आप निर्देश दीजिए आप। बिल्कुल, मैं वही अभी जितने भी रिपोर्ट्स देखें, जैसे जो आप लोग बता रहे थे कि जो 125 128 जितने भी बाहर से जो लोग आए उनका जिला प्रशासन के पास भी रिकॉर्ड नहीं है। मैं यही आह्वान करूंगा, यही चाहूंगा बताना कि ये कोई टैबू नहीं बनाए इसको। इससे कोई मतलब आप अलग थलग नहीं पड़ जाइएगा कि कोविड है। तो कोविड किसी प्रकार का छींक आ रहा है, सर्दी है, खांसी है, अगर सोर थ्रोट हो रहा है, गला में खराश है, बुखार आ रहा है आपको, अगर नॉर्मल सर्दी खांसी है, छींक है, अगर लग रहा है कि इससे कोई तकलीफ नहीं, बुखार नहीं आ रहा है, फिर भी मैं कहूंगा कि आप एक बार जाके अपने निकटतम चिकित्सक से जरूर मिले। और ये उनका ये दिशा निर्देश होगा कि वो आपको जांच कराए अथवा नहीं, पर आप सबसे पहले तो आपको जाके दिखाना है। आप ये डिसाइड नहीं करिए कि वो सर्दी खांसी हल्का है। जैसे ही शुरुआत होता है, शुरुआती दौर में ही छींक, सर्दी, खांसी, बुखार या शरीर में दर्द, दस्त किसी प्रकार का लक्षण होता है, आप निकटतम चिकित्सक को दिखाइए और जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि अभी अगर ओमिक्रॉन का जो इस तरह का पेंडेमिक अभी आया हुआ है, तो अगर पेशेंट्स का जांच हम कराते हैं, जांच कराने के उपरांत अगर जीनोमिक सीक्वेंस कर भी देते हैं, उससे बहुत घबराने की बात नहीं है। एक बार अगर आपको ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन है भी तो वो जो सरकारी प्रावधान है वो डिसाइड करेगा कि आपको होम आइसोलेशन में रहना है। अगर सीवियर है, अगर आप बहुत दिक्कत में, तब तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन किया जाएगा। अदरवाइज कोविड जो सेकेंड फेज में जो डेल्टा वेरिएंट के कारण जितना क्षतिग्रस्त हुआ, उसके बाद भी जो सीवियर नहीं थे उसको तो हम लोग घर में ही बोलते थे कि होम आइसोलेशन। तो इसीलिए इसमें किसी प्रकार का डर, घबराहट, एप्रीहेंशन का कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको भी लक्षण हो वो चिकित्सक से दिखाए, उसके उपरांत जांच कराए। जांच में के बाद अगर कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो उसका जीनोमिक सीक्वेंसिंग होगा। और अगर ओमिक्रॉन या नया वेरिएंट आया भी है, चूंकि ये विदेशी वेरिएंट है, हमारे देश में तो इतना दिन से था नहीं, तो विदेशी वेरिएंट है, तो हम लोग जितना जल्दी उसको पकड़ ले, जान ले कि इन लोगों को है, 100 आदमी को अगर है भी तो उसको हम लोग आइसोलेट कर देंगे। ठीक है, अगर 100 में 80 आदमी को सीरियसनेस नहीं है तो ये बहुत खुशी की बात है, हम लोग उसको होम आइसोलेशन कर देंगे। जो 10-15 जो सीरियस है उसको हम लोग इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन करके उसका उपचार करेंगे। और निश्चित रूप से एक आश्वासन की बात है, जो साउथ अफ्रीका का जो स्टडीज है, जो केसेस है, बहुत फैटल नहीं है, बहुत नुकसान नहीं करेगा आपको। पर क्यों नहीं हम लोग इसको जल्दी ही इसको आइसोलेट करके इसको बढ़ने ही ना दे, ताकि थर्ड फेज आए ही ना। बिल्कुल, जो सेकंड फेज का जो हम लोग त्रासदी झेल चुके हैं, कम से कम इतना मैच्योर तो हम लोग हो चुके हैं कि हम लोग आगे बढ़े, जांच कराएं और एक्सपर्ट पर छोड़ दे कि वो क्या करते हैं, और जैसा वो कहेंगे वैसा आप करिए। आप कृपया करके इसको टैबू ना बनाएं।
आपको अगर ओमिक्रॉन हो गया, कोविड हो गया, अब हम लोग काफी दिन आगे निकल चुके हैं, 2 साल बीत चुका है, इसलिए अब इसको टैबू नहीं बनाना है, आगे बढ़िए और जांच कराइए और आता है वो पालन करिए जो दिशा निर्देश आपको दिया और जांच कराने जाते हैं, नहीं निकलता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकला अगर कोई बात नहीं, निकलता भी बिल्कुल। है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम जमशेदपुर से, जी हाँ बिल्कुल डॉक्टर, जमशेदपुर से प्रभात भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अमर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ भी हम चलेंगे। प्रभात के पास चलते हैं। प्रभात, पिछले लहर की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम यानी कि जमशेदपुर रांची के बाद दूसरे नंबर पर आ रहा था, फिलहाल की स्थिति क्या है वहां पे, ताजा स्थिति? बिल्कुल पंकज, देखिए अगर हम 2-4-5 दिनों की अगर हम बात करें कोरोना टेस्टिंग के, तो लगातार टेस्टिंग भी हो रहा है, पॉजिटिव केसेस भी आ रहे हैं। हालांकि आज के अगर हम बात करें तो आज 4 पेशेंट पॉजिटिव आए हैं, इससे पहले 6, 8, 10, 12 ऐसे करके पेशेंट लगातार पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि जो रफ्तार बीच में कम हो गई थी, एकदम ना के बराबर थी, लेकिन वो अब फिर से बढ़ने लगे और ये आशंका भी जताई जा रही थी कि जिस तरीके से बात की जा रही थी कि तीसरी लहर और नया वेरिएंट जो आया ओमिक्रॉन, उसको लेकर झारखंड सरकार ने पहले से अलर्ट जारी करके रखा था और यहाँ भी अलर्ट जारी है। लेकिन आपने सही कहा, डॉक्टर साहब ने भी सही कहा, मैं सुन रहा था कि ये जो नया वेरिएंट आया, क्यों ना उसको, अगर किसी को पॉजिटिव आता है तो उसको सबसे पहले हम आइसोलेट करके उससे बढ़ने ना दे। इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान होगा तो वो जो टेस्टिंग करने वाले हैं, जो चेकिंग जो टेस्ट करते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन में हो या बस स्टेशन हो या फिर बॉर्डरिंग इलाके के जो जहां टेस्टिंग हो रहे हैं, वहां पे अगर ऐसे पॉजिटिव आते हैं तो उनको वहीं पे आइसोलेट करके उसको रखा जाए, ताकि वो आइसोलेट हो जाएंगे तो निश्चित है वो बढ़ेगा भी नहीं, ना ही परिवार के कोई व्यक्ति के साथ संपर्क में आएगा। तो पूर्वी सिंहभूम में आपने सही कहा कि रांची के बाद अगर कहा जाए तो जो दूसरी लहर हम लोगों ने देखा था किस तरीके से रांची के बाद जमशेदपुर में मौतें भी हुई थी और लगातार करीब 100, 150, एक दिन में पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे थे। हालांकि धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन ये जो अभी ठंड के मौसम में निश्चित है कि आपने, मैं सुन रहा था कि सर्दी खांसी होने से भी लोग अमूमन ये सोचते हैं कि सर्दी खांसी है, लेकिन इसे टेस्ट करा लेना बहुत जरूरी है कि कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि आपको कोरोना है या नहीं। करा लेने से कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आप टेस्ट करा लें और अपने आप को सुरक्षित मत, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि मैं जो सर्दी खांसी है चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ परिवार के अन्य लोगों को भी बांट देंगे, तो ऐसे में आम आदमी को, आम लोगों को जो इस तरीके से अगर सर्दी खांसी की चपेट में है तो टेस्ट करा ले, ताकि वो अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखे से। पूर्वी सिंहभूम में अगर हम बात करें तैयारियों की तो लगातार तैयारी पहले से की जा रही थी और अभी ये हाल के दिनों में अगर बोले फिर से टेस्टिंग बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है, चाहे वो बॉर्डरिंग इलाके बोले या फिर होटलों में बोले या फिर आज की अगर हम बात करें तो आज भी जिला प्रशासन के द्वारा जो जुगली पार्क में लोग पिकनिक मनाने आ रहे थे, आज 25 दिसंबर है बोल के, तो काफी लोगों का टेस्ट किया गया और लगातार ये टेस्टिंग की जाएगी कल से लगातार, चाहे वो जुगली पार्क हो या होटल हो या फिर डिमना लेक हो, जहां पर लोग बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों से भी पिकनिक मनाने आते हैं, तो जिला प्रशासन ने ऐसे इंटरेस्ट पॉइंट पे कोविड टेस्ट करेंगे और उसके बाद ही उसे एंट्री करने जाती है। अच्छी बात है, लास्ट ईयर भी ये था, नया साल है तो ऐसे मौके पर भीड़ भाड़ बढ़ भी जाती है, तो उसको रोकने के लिए या फिर चीजों को ठीक रखने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। अमर का रुख करते दिल्ली से। अमर, जब भी चीजें आती है दिल्ली से रांची पहुंचती है, महाराष्ट्र से अमूमन कम आती है और इस बार भी दिल्ली में और महाराष्ट्र ही सबसे बड़े केंद्र के तौर पर माने जा रहे हैं, ओमिक्रॉन के हब के तौर पर देखे जा रहे हैं। दिल्ली में क्या स्थिति है ओमिक्रॉन की और क्या वहां पर नाइट कर्फ्यू या तमाम ऐसी कुछ चीजें, क्योंकि कई राज्यों में धीरे धीरे आ गई, क्या कुछ तैयारी आगे आने वाले दिनों को लेकर? बिल्कुल, देखिए अगर आप दिल्ली की बात करते हैं, प्रॉपर दिल्ली की अगर बात करते हैं, तो जो स्टेडियम है उसको हॉस्पिटल में तब्दील करने शुरू कर दिए हैं राज्य सरकार ने। लेकिन आप सबसे बड़ी बात है, ये पूरे मामला जो राज्य सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार की भी है और केंद्र सरकार की ये कोशिश ये है कि आपने सुना होगा जब पहली बार कर्नाटक में 2 केसेस ओमिक्रॉन को सुनने को मिला था, लेकिन आज का जो रिपोर्ट है वो पूरे हिंदुस्तान में 400 हो चुके हैं। बिल्कुल, तो यानी आप समझ सकते हैं कि आज से 10 दिन पहले अगर हम 2 सुनते हैं उसके बाद 400 हो जा रहा है, तो किस रेशियो से बढ़ रहा है। अब केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि उन राज्यों में जो राज्य में ज्यादा केसेस हैं उन राज्यों में, और जिस राज्यों में और जो टीकाकरण की जो स्थिति वो धीमी है उन राज्यों में 10 राज्यों को चिन्हित किया है केंद्र सरकार में, जिसमें झारखंड भी है। बिल्कुल, झारखंड भी है और झारखंड है, बिहार है, केरला है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, ये तमाम 10 राज्य हैं जिसमें मल्टी सुपरस्पेशलिस्ट जो टीम भेजी जाएगी। कहा जा रहा है कि इनको आप सचेत करें और अगर आप सचेत नहीं करते हैं तो मुश्किलें बढ़ेगी। जो
WHO की अगर बात करें, वहां से जो रिपोर्ट आ रही है, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से फैल रहा है, इस पर अगर रोक नहीं लगाए जाते हैं, अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके को अब बैंड नहीं लगाते हैं, तो मामले जो पिछले की स्थिति थी वही हो सकता है। तो इसलिए 10 राज्यों में टीम भेजी जाएगी, वो टीम मुआयना करेगी और देखेगी कि आखिर हालत क्या है। उन राज्यों पर ज्यादा ध्यान है जिन राज्यों में आज क्रिसमस है, और क्रिसमस में जो लोग पार्टियां मनाते हैं और उसके बाद वहां पे जाते हैं, जो गैदरिंग होता है, उन पे भी ध्यान है। क्योंकि अमूमन आप अगर दिल्ली के 5 स्टार होटलों की अगर बात करें, जहां पे हमेशा पार्टी और शोर शराबा होता था, उसको बैन लगा दिया है या बंद कर दी गई है। अगर प्रे करने के लिए भी आप जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना होगा और कोरोना के गाइडलाइंस जो है उसको फॉलो करना होगा। लेकिन अभी भी जो दिल्ली की अगर बात आप करें, तो जो बसें हैं या मेट्रो है, भीड़ उसी स्थिति में है। और उसके बाद बाजारों की जो स्थिति है, मार्केट की जो स्थिति है, वहां भी भीड़ जो है उसी अवस्था में है। ऐसे में अगर कोई भी एक व्यक्ति आता है और कई लोगों को वो संक्रमित करके चला जाएगा, तो इसलिए इस पर एक रोक लगाना या फिर पाबंदी लगानी ये जरूरी है। क्योंकि धीरे धीरे केंद्र सरकार भी इस पर जो है ध्यान रखे हुए, खुद प्रधानमंत्री जो है इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी हैं उनको भी दिया गया है। लेकिन जिस अवस्था में होनी चाहिए थी, अब उस अवस्था में अभी नहीं है। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद जो है इस पर स्टेप लिया जाए, लेकिन अभी भी जो है ढीलाशाही जारी है लोगों की, और खास करके बसों में या ट्रैवलिंग करते हैं उसमें जो भीड़ भाड़ है वो आपको बदस्तूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल अमर, आएंगे आप लोग तमाम लोग हमारे साथ बने, लेकिन इस बीच हम आपको एक बयान दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का एक बयान दिखाते हैं, उन्होंने ओमिक्रॉन को लेकर एक बयान दिया है। कैसे कहा है उन्होंने, वो पहले सुनाते हैं और इस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी हमारे मेहमानों के साथ। मंत्री अर्जुन मुंडा जी रांची आए हुए हैं, हम इनसे जानेंगे। देश में ओमिक्रॉन नया वेरिएंट है सर, ये तेजी से बढ़ रहा है। कोविड-19 ने दुनिया को जगा दिया है कि सतर्कता बहुत जरूरी है। देश में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रिसर्च टीम, साइंटिस्टों ने वैकल्पिक व्यवस्था, वैक्सीन ढूंढ निकाला। 135 करोड़ डोसेज दिए जा चुके हैं। अब यह जरूरी है कि बाकी लोग भी डोसेज ले। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है कि हमें कितना सतर्क रहना चाहिए। ये वायरस ट्रांसमिट होता है। पर्याप्त मात्रा में राज्यों को व्यवस्था दी गई है। यह समय है जब हम सब मिल करके काम करें, जहां भी कमी है उसको दूर करें। और मुझे याद है सेकेंड वेव के समय में जिस तरीके से यहाँ पर कोई भी कमियां होती थी, तो हम व्यक्तिगत रूप से, मंत्रालय के तरफ से, स्वयंसेवी संस्थाओं के तरफ से, कॉरपोरेट हाउसेस के तरफ से क्या मदद राज्य को मिल सकता है, उसका हमने प्रयत्न किया। हमने प्रधानमंत्री का ध्यान है और उसी दृष्टि से लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। आज अटल जी का जन्मदिन है, आज क्रिसमस है, आज निर्मल महतो का जन्मदिन है। तो ऐसे महान विभूतियों के जन्मदिन पर मैं यही कहूँगा कि हमारा संकल्प ही हमें सफलता के सोपान पर पहुँचा सकता है, लक्ष्य तक पहुँचा सकता है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लगातार स्वच्छ शासन और बिल्कुल, तो संकल्प तो यही लेना है कि कैसे हमें कोरोना को भगाना है, कैसे कोरोना को अपने शुरुआती स्तर में ही यानी कि ओमिक्रॉन को रोक देना है। डॉक्टर आशुतोष के पास चलते हैं। डॉक्टर आशुतोष, एक चीज जानना चाहेंगे कि अब तक के मामलों में ये बताया जा रहा है कि जितने मामले देश में आए हैं, जो करीब करीब 450 के आसपास, 350 के आसपास जो भी है, उनमें से 70% मामले ऐसे रहे जिनमें एक भी लक्षण नहीं था। कम से कम सर्दी खांसी की बात करते हैं कि सर्दी खांसी हो जाए तो तुम तो चले जाए, जांच करा ले, लेकिन सर्दी खांसी भी नहीं है, लक्षण ही नहीं है, तो फिर क्या किया जाए ऐसे केस में? और ऐसा केस में हमारे आसपास बहुत सारे लोग होंगे। देखिए, ऐसे सिचुएशन में मतलब ये तो है कि जो पिछली बार जो क्लिनिकल सिविरिटी था लोगों में, सिम्टम्स का जो सिविरिटी था, जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था, ब्रेथलेसनेस होता था, अभी कॉमनली मतलब देखा जा रहा है कि जो लोग भी अफेक्टेड हैं वो उनमें सिम्टम्स का सिविरिटी बहुत ही कम है। लेकिन जैसे खांसी है, सर्दी है, गले में सोरनेस है, थ्रोट सोरनेस ऑफ थ्रोट है, और बॉडी एक है, बदन दर्द कर रहा है लोगों को, तो वो फिर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कराने पे पता चलता है कि वो RT-PCR फॉर कोविड-19 वो पॉजिटिव हैं।
तो उस कंडीशन में वो तो प्रोटोकॉल के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से सारे एहतियात उनको बरतनी होती है। और जैसे जो आइसोलेशन में रहना होता है, लोगों के साथ जो एक एक्सपोजर, कॉन्टैक्ट एक्सपोजर है, उस पर कंट्रोल करना होता है। आइसोलेट करके अपने आप को बेहतर ढंग से वो सिम्टम्स का सिविरिटी या सिम्टम फ्री होने तक का वेट करना है, या मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, लोगों को इन्फेक्टिव होने से बचाना है। तो उसके लिए जो तमाम प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट के हिसाब से हैं वो सब करने होते हैं। और बाकी जो ट्रीटमेंट जो भी जिस पेशेंट का जैसा सिम्टम है उस हिसाब से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेने की जरूरत होती है। बॉडी को इम्यूनिटी इन्हांस करने के लिए जो विटामिन सी, विटामिन डी का ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल में होता है वो सब लेना होता है। और जो सिम्टम्स जो मैनिफेस्ट कर रहा है उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट शुरू करना होता है। जो सिम्टोमेटिक नहीं है उनके लिए आगे फर्दर प्रोटोकॉल के हिसाब से आइसोलेट रहना है, लोगों को अपने फैमिली मेंबर्स को इन्फेक्ट होने से बचाना है। और यही सब बातों को ध्यान में रखना है। और जो चीजें हैं जो प्रोटोकॉल में ट्रीटमेंट गाइडलाइन के हिसाब से जो सिम्टम्स उनको जरूरत होती है या सिम्टम्स जो होता है उस हिसाब से उनको ट्रीट करने की जरूरत होती है। डॉक्टर जितेंद्र, आपसे भी एक छोटा सवाल संक्षेप में, क्योंकि वक्त अब थोड़ा कम पड़ता जा रहा है हमारे पास, क्योंकि बहुत सारी चीजें लगातार अब होती जा रही है। एक चीज एक जो जीनोम सीक्वेंसिंग की बात हम करते हैं बार बार कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हमें उड़ीसा भेजना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास वो मशीन है शायद झारखंड में। तो क्या इतना वक्त लग जाता है क्या कि हमें पता करने में उसका कि वो ओमिक्रॉन है या पुराना कोई डेल्टा प्लस या अल्फा कोई हो? क्या उसका कोई अटेंड व्यवस्था कि हम जल्दी जान पाए? नहीं, जैसे ये एक वैज्ञानिक पद्धति है तो इसमें जो नियमित समय लगना है वो तो लगेगा ही। ये आरटीपीसीआर जो हम लोग पोर्टेबल आरटीपीसीआर टूनेट के फॉर्म में ला दिए, जिससे टेस्टिंग बढ़ गया, या कोबास रिम्स में जो लगा उससे मतलब रिवोल्यूशनरी चेंज आया, बहुत फास्ट नंबर ऑफ टेस्टिंग हो पाता है। पर ये एक तरह से इसको समझने की जरूरत है कि जो हम लोग नेमिंग करते हैं, जो नोमेनक्लेचर करते हैं, नाम देते हैं कि डेल्टा है, डेल्टा प्लस है या ओमिक्रॉन है, तो ये समझने की जरूरत है कि हम लोग इसका जो वायरस है, पहले वायरस का जीन निकालते हैं और जीन में जो उसका जो वेरिएशंस है उस वेरिएशंस के आधार पर नामकरण होता है। और ये जो वेरिएशंस होता है किस चीज पर होता है ये महत्वपूर्ण है ये जानना। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन होता है, जो वायरस के जो स्पाइक्स होते हैं, तो स्पाइक्स अलग अलग स्ट्रेन के अलग अलग नेचर ऑफ स्पाइक्स होते हैं। तो जीन ही ये निर्धारित करती है कि किस प्रकार के प्रोटीन का संरचना होगा और किस प्रकार का स्पाइक प्रोटीन होगा, और उसी आधार पर उसका पैथोजेनेसिस या रोगों के लक्षण निर्धारित होते हैं। तो इसलिए इसमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग में समय लगता है, थोड़ा सा समय लगता होगा, क्योंकि भुवनेश्वर भेज रहे हैं, अपने होता तो थोड़ा कम वक्त लग जाता है। मैं एक और टेक्निकल पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे बहुत लोग के मन में ये रहता है कि 80% लोग तो एसिम्प्टोमेटिक हैं, कोई लक्षण नहीं है, सर्दी खांसी बुखार कुछ नहीं है, और हमको जीनोमिक सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन आ गया, तो फिर क्यों इसमें अलर्ट रहना? तो ये टेक्निकल एक्सप्लेनेशन में देना चाहूंगा। आपका सिम्टम्स इसलिए नहीं आया, आपको निश्चित रूप से संक्रमण हुआ ओमिक्रॉन का या कोरोना वायरस का मैं कहूंगा, और आप में इसलिए लक्षण नहीं आया क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होगा। तो दो सिनेरियो है, या तो इम्यून सिस्टम मार दिया होगा वायरस को, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर इम्यून सिस्टम मजबूत है और वो मारा नहीं और वो सुसुप्त रह गया, पर जब आप छींकिएगा बिना सिम्टम्स के भी, कभी कभार तो आदमी छींकता है खासकर, तो आपके घर में जो बूढ़े बुजुर्ग या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिसका प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, उसमें ये ड्रॉपलेट के माध्यम से सुसुप्त वायरस जब प्रवेश करेगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। तो आप खुद एक केस नहीं डेवलप होइएगा, पर दूसरों के लिए आप एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होइएगा। बिल्कुल, इसलिए मैं कहूंगा कि टेस्ट कराने से परहेज नहीं करना है, चिकित्सीय परामर्श पे आप टेस्ट करा सकते हैं, और आइसोलेशन अभी के दौर में सबसे महत्वपूर्ण बात है। चलिए प्रभात, बहुत संक्षेप में कि क्या लोगों में थोड़ी सी जागरूकता आ रही है चीजों को देखते हुए कि लोग अभी भी लापरवाह है? संक्षेप में देखिए पंकज, अभी अगर हम कहें तो लोग अभी भी लापरवाह है, चाहे वो बाजार की बात करें या होटलों में बात करें या फिर पिकनिक प्लेस में जाने की बात करें। कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं जो भीड़ भाड़ इलाके में जा रहे हैं तो मास्क चेहरे पर रह रहा है, लेकिन अगर अधिकतर अगर हम बात करें तो चेहरे पे मास्क नहीं रहता। ये बात सही है कि प्रशासन आपके हर जगह पर आपके लिए नहीं खड़ा रहेगा, लापरवाही जो है वो भारी पड़ेगी। और इसलिए बार बार ये कह रहे हैं कि जश्न के इस माहौल में आप जश्न तो मनाए,
लेकिन साथ में जो प्रिकॉशंस होते हैं वो लेकर चले। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमने इस वक्त दी। डॉक्टर आशुतोष आपका शुक्रिया, डॉक्टर जितेंद्र आपका शुक्रिया, अमर दिलेश जुड़े आपका शुक्रिया और साथ में प्रभात आपका भी शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार और रहिए सुरक्षित, सतर्क और ओमिक्रॉन को राज्य से बाहर रोक लीजिए। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।